नमस्कार। आइए आज बात करते हैं IBS, एक ऐसी बीमारी जिसकी फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें हमारी बाउल मूवमेंट, हमारी बाउल हैबिट्स इरिटेबल हो जाती हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन। और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह बीमारी हर तीसरे आदमी को, इस बीमारी से हर तीसरा आदमी पीड़ित है। और आप इसे अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे जब इसे अंत तक देखेंगे। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करता हूँ। और यह एक आम बीमारी है और हम सभी को ये बातें काम आने वाली हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ए क्रोनिक फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह डाइजेस्टिव सिस्टम की एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल अर्थात इसका संबंध सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है, हमारे ब्रेन से भी है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। हमारे सामने टेबल पर आम लाकर रख दिया। आम देखने के बाद हमारे मुंह में लार ज़्यादा बनने लग गई। क्या हुआ? वो आम हमने देखा और उसके इम्पल्स सीधे ब्रेन तक गए और वहाँ ब्रेन से वह सैलिवरी ग्लैंड्स तक आए और सैलिवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन, हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं, एकदम एक्टिवेट हो गई और उसकी सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी डॉक्टर के पास 10, 12, 15 पेशेंट बैठे हैं और उन पेशेंटों में किसी एक पेशेंट को उल्टियाँ लगने शुरू हो गई। उस उल्टियों को देखकर और भी कई पेशेंट या उनके साथ जो अटेंडेंट बैठे हैं पेशेंट के, उनमें से भी किसी किसी को उल्टी लग जाती हैं, हालांकि वो बीमार नहीं है। यह हमारे ब्रेन तक पहुंची जो इम्पल्स है और वो जो वोमिटिंग सेंटर है वहाँ तक उसने काम किया और बिल्कुल स्वस्थ आदमी को उल्टियाँ लगने लग गई। इसी तरह ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन। अनलाइक स्ट्रक्चरल डिसीज जैसे कैंसर है, अल्सर है, IBS डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज टू द इंटेस्टाइन। यह आंतों को परमानेंट डैमेज नहीं करता, जैसे अल्सर आंतों का जो जख्म है, आंतों के कैंसर हैं, लेकिन इट कैन साइग्निफिकेंटली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की क्वालिटी में यह बहुत ज़्यादा असर करता है और हम में से हर तीसरा आदमी इससे पीड़ित है। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके घरेलू उपचार या खुद अपनी मैनेजमेंट खुद भी कर सकते हैं इसके सिम्टम साइन देखकर। ये फंक्शनल कैसे है? इसमें आंत बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, लेकिन जो ब्रेन से इम्पल्स आते हैं, हम लगातार स्ट्रेस में बने रहते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन यापन बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है और हम हर बात की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। उस स्ट्रेस के कारण ब्रेन स्ट्रेस लेता है और आंतों के जो हार्मोन, एंजाइम आंतों पर काम करते हैं वह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह IBS नाम की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हम सबको घेर लेती है। ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। द इंटेस्टाइन लुक नॉर्मल बट डो नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये क्रोनिक होती है, रिकरेंट होती है। क्रोनिक अर्थात पुरानी, लंबी चलने वाली है बीमारी है और रिकरेंट बार बार होने वाली बीमारी है। सिम्टम्स ऑफन कम एंड गो, समटाइम्स ट्रिगर्ड बाय फूड, स्ट्रेस और हार्मोन्स। यह खाने से, ज़्यादा चटपटा, लंबे समय तक चटपटा खाने से, स्ट्रेस लेने से और हार्मोन रिलीज होने से, और अच्छे हार्मोन, अच्छे एंजाइम रिलीज न होने से यह बार बार होने वाला रोग है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यह वेरिएंट करती है। सिम्टम्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके कॉमन सिम्टम मैं आपको बताऊं, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, ऐंठन बनना, पेट में दर्द रहना, लेकिन रिलीव्ड आफ्टर पासिंग स्टूल। और फिकेटिंग के बाद, स्टूल पास होने के बाद ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
ब्लोटिंग एंड गैस फॉर्मेशन, गैस बनना, पेट का फूला रहना। और इसके जो अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं उसको सी, डी और एम में बांटा गया है। सी अर्थात कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, लगातार कब्ज़ बनने रहना, दिन में 2, 3, 4 बार ऐसा मरोड़ उठना जैसे पेट साफ होने के लिए उठता है, लेकिन पूरी तरह पेट साफ न होना। और ये है IBS सी, जिससे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बार बार ये लक्षण होते हैं। IBS डी, जिसमें डायरिया, बार बार डायरिया, दिन में 3-4 बार जाना है और स्टूल पतला पास होना है, लेकिन जो हमारा प्रॉपर पेट साफ होना है वह पेट साफ सुबह से शाम तक नहीं हो पाता, चाहे हम 3-4-5 बार स्टूल पास करें। और IBS एम, एम अर्थात मिक्स्ड, इसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया होती है। और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आफ्टर ए बाउल मोमेंट, हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि बाउल रुकी हुई है, हमारा फीकल मैटर है वह अभी पूरा साफ़ नहीं हुआ है। और कभी कभी स्टूल के साथ म्यूकस भी आता है। इसके जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं, एबनॉर्मल गट ब्रेन इंटरेक्शन, जो हमारी गट और ब्रेन का इम्बैलेंस है, उनके एक्सिस का इम्बैलेंस है, यह माना गया है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वह पूरी तरह से अभी समझा नहीं गया है। अल्टर्ड इंटेस्टाइनल मोडालिटी, जो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस बोलते हैं, वह अल्टर्ड, बदल जाती है। और हाइपर सेंसिटिव ऑफ इंटेस्टाइन टू नॉर्मल स्टिमुलस, जब हमें फीकस पास करने की, स्टूल पास करने की जो हमारा ब्रेन इम्पल्स देता है, वह प्रॉपर ब्रेन और इंटेस्टाइन का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। इसमें कभी कभी जो गट के माइक्रोब होते हैं, जो हमारे गट में बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, गट में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं। और इसका एक ख़ास पहचान है, जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो जो हम गैस पास करते हैं बहुत ही बुरी स्मेल की होती है। और इसके बारे में फिर कभी वीडियो तैयार करूँगा। और फ़िलहाल IBS पर है। और इसके जो एक वजह ये भी है कि अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, और इसके ट्रिगर जो इसको बढ़ाने वाले वह स्ट्रेस, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स और कुछ फूड, फास्ट फूड्स, स्पाइसी फूड्स। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, एज, यह एक ऐसी बीमारी है जो मिडिल एज में ज़्यादा होती है और मोर प्रिवेलेंट है फीमेल। अगर फैमिली हिस्ट्री है IBS की तो उसमें ज़्यादा संभावना है। इस सिम्टम्स के आधार पर ही हम IBS डायग्नोज करते हैं। इसका कोई टेस्ट, कोई कल्चर, स्टूल या ब्लड टेस्ट या CT, MRI या अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इसका कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है। और देयर इज़ नो परमानेंट क्योर, बट सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड। परमानेंट क्योर भी नहीं है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड डाइट। इसमें हमें अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज, और खाने में कुछ फल अवॉइड करने हैं, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, बीन्स, ऑनियंस, व्हीट ये हमें अवॉइड करने हैं, और हाइड्रेटेड रहना है, पूरी तरह पानी पीना है, और स्पाइसी फूड्स, फैटी फूड्स, अल्कोहल, कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला ये बंद करना है। और हमें खुद ये देखना है कि उस जो ट्रिगर फूड्स हैं वे कौन से हैं। ये पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग हो सकते हैं, तो वे हमें अवॉइड करने हैं। और ज़्यादा जोर देना है हमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, काउंसलिंग और अपने बिहेवियरल थेरेपी पर। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसे CBT बोलते हैं। और दूसरा है जैसे IBS D का हमने काफ़ी पहले बताया, IBS D डायरिया। इसमें स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं,
और जो IBS-C है कॉन्स्टिपेशन, इसमें हमें फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं और लग्जेटिव का हम यूज़ कर सकते हैं। और पेन और क्रैम्पिंग, जो पेन के लिए है एंटीस्पेस्मोडिक टैबलेट आती हैं, और गैस के लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंटासिड वगैरह ये हम ले सकते हैं। और अपने डॉक्टर की सलाह से इसका पूरी तरह इलाज संभव है। डॉक्टर और पेशेंट के काउंसलिंग, डॉक्टर और पेशेंट के म्यूचुअल रेगुलर डॉक्टर से सलाह लेकर ये आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। IBS के पेशेंट मिलिए, उनका पूरा इलाज होगा। और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपका पूरा समाधान हो, आप स्वस्थ रहें। और अगर पेशेंट IBS के हैं तो जल्दी रिकवर हों। इसी भावना और संभावनाओं के साथ जय हिंद, नमस्कार।